हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था संगम काल। और संगम काल में दोस्तों हमने पूर्ण रूप से इसको पढ़ा था, और जो भी पॉइंट हमारे यहाँ पर रह गए होंगे दोस्तों, मैं आपके लिए एक मिसेलेनियस वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें हम महामैराथन के रूप में उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ऐड करेंगे, और जो वीडियो में हमारे पास मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है। और दोस्तों, इस पूरी जितनी भी मैंने अभी तक आपको हिस्ट्री प्राचीन भारत की वीडियोस कराई है, उन सबको एक बार रिवाइज के रूप में भी हम ये मिसलेनियस वीडियोस को एक महामैराथन के रूप में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी इसमें 2 टॉपिक रह गए हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आ जाएगा, और उसमें दोस्तों हम सभी पॉइंट्स जो यहाँ पर छूट गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि मेरे भतीजे का यहाँ पर नामकरण संस्कार था, इसलिए मैं आपके बीच वीडियोस नहीं लेकर आ पाया। तो आपके पास कंटिन्यू वीडियो रहेगी, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे संगम काल, और संगम काल का हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर उसके PYQs, जिसके आंसर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताए थे, उनके आंसर्स मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को हल किया होगा, और उसके बाद हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो हमने यहाँ पर संगम काल से यहाँ पर हमने देखा था कि दक्षिण भारत का जो इतिहास है आपका, हम इसे पढ़ते हैं 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था, वो हमारे दक्षिण भारत का इतिहास, जिसको हम प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसके बाद हम मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधुनिक भारत के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो पूरी हिस्ट्री हम अच्छे से यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास में हमने 2 प्रकार के यहाँ पर टाइम पीरियड में हमने यहाँ पर देखा था। एक आपका 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक हमारा जो है संगम काल चल रहा था, और वहीं आपका 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक हम दक्षिण भारत के जो विभिन्न राज्यवंश थे उनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य हमारा सबसे बड़ा साम्राज्य रहा, जिसमें शक्तिशाली शासक हुए, और इन्होंने लगभग अखंड भारत पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित किया था। उसके बाद करीब 500 साल वर्षों तक हमारे पास जो है यहाँ पर कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं होता है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का उदय होता है, जो कि आपका थोड़ा सा शक्तिशाली होता है, जो कि आपका कुछ भाग मध्य भारत का और आपका जो है उत्तर भारत का क्षेत्र को ये कुछ भाग जो है आपका उस पर अपना आधिपत्य जमा पाते हैं, और थोड़ा शक्तिशाली ये यहाँ पर होते हैं। जैसे ही आपका गुप्त साम्राज्य भी खत्म होता है, यहाँ पर आपका जो उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य चल रहा था, उसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत में भी आपका जो है हमारा कुछ टाइम पीरियड चल रहा था, उनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, हमने देखा दक्षिण भारत का इतिहास, जो कि हम 100 ईस्वी से और 1200 ईस्वी तक के बीच के टाइम पीरियड को पढ़ेंगे। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक आपका संगम काल रहा, और 500 से 1200 ईस्वी तक आपका दक्षिण भारत का राजवंश रहा। संगम वंश में दोस्तों हमने यहाँ पर देखा, संगम वंश में आपके 3 राजवंश यहाँ पर हुए दोस्तों, 3 राज्य यहाँ पर हुए, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, चेर, चोल और पांड्य। और वहीं आपका जो है दक्षिण भारत के राज्यवंश में हमने 4 राज्य देखे थे आपके, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। तो जिसमें हमने चेर, चोल और पांड्य राजवंश जो है इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था पिछली वीडियो में, उसका हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और उसके बाद आज की वीडियो जो है पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य, चोल राजवंश के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, संगम काल में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि संगम का मतलब ही होता है सभा, यानी आपका जो उस टाइम पीरियड में आपका जो है जो भी विद्वान होते थे या कवि होते थे, एक समूह में आकर अपनी जो है काव्य कृतियाँ अपने लिखते थे, या अपने साहित्य को वहाँ पर लिखते थे। एक समूह में एक सभा बनाकर आपका जो है साहित्य की रचना करते थे। इसीलिए इसे क्या है, संगम साहित्य भी, इस समय के जो भी साहित्य लिखे गए उन सभी को संगम साहित्य भी कहा गया है ना। और ये आपका जो है तमिल जो क्षेत्र था आपका, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, वहाँ पर आपका ये राज्य हमें देखने को मिला। मैंने आपको मैप में बताया था कि इसलिए इसको तमिल साहित्य भी कहा जाता है और संगम साहित्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक समूह में आकर जो है जितने भी कवि होते थे वो या भी कोई भी विद्वान होते थे, वो मिलकर यहाँ पर जो एक सभा बनाकर किसी भी साहित्य की क्या करते थे, रचना करते थे। इसलिए इसे संगम साहित्य कहा गया है ना। और संगम काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो भी काव्य होते थे एक संगम यानी समूह बनाकर जो है रचना करते थे, तो इसलिए इसे संगम काल कहा गया। तो सबसे पहले आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो है 8वीं सदी के आसपास में आपका यहाँ पर जो है 3 संगमों का यहाँ पर वर्णन मिलता है हमें दोस्तों, जो कि आपका तीनों जो संगम है वो आपके पांड्य राजाओं ने किए थे। किसने किया था? पांड्य राजाओं ने किया था। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो पांड्य राजाओं द्वारा इन
तीनों संगमों का जो है आयोजित किया गया था और इनका सही संरक्षण भी किसने किया था, पांड्य राजाओं ने किया था। हमने देखा था प्रथम संगम आपका मदुराई में हुआ था दोस्तों, जिसके अध्यक्ष थे आपके ऋषि अगस्त्यार। द्वितीय संगम आपका कपाटपुरम अलेवे में हुआ था, तोलाकापियर यहाँ पर अध्यक्ष थे। और तृतीय संगम आपका मदुराई में नकीरार में दोस्तों, यहाँ पर नकीरार की अध्यक्षता में यहाँ पर संपन्न हुआ था। तो दो संगम जो आपका है, प्रथम और तृतीय संगम, ये आपका मदुराई में दोस्तों हुआ था, यानी मदुराई में आपका हुआ था। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि राष्ट्रीय राजनीतिक इतिहास किस तरीके से रहा संगम भारत का। तो यहाँ पर हमने मैप में देखा दोस्तों, चेर, चोल और पांडे राजवंश आपको यहाँ पर मैप में देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, चेर, चोर और पांडे, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र, जो आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, वहाँ पर आपको चेर चोल राज्य, चेर राज्य, और नीचे आपका तमिलनाडु में पांडे राज्य आपको देखने को दोस्तों मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि चेर और चोल, इसमें जो है ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, यानी ये अगर आपकी कृष्णा नदी बह रही है, इसके दक्षिण में ये आपके जो है ये तीनों राज्य स्थित है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चेर का जो है राजकीय चिन्ह आपको ध्यान रखना है, एक धनुष था, ठीक है। चोल का राजकीय चिन्ह आपका शेर या बाघ, हम देख सकते हैं बाघ आपका जो है। और पांडे राजवंश में आपको देखना है उनका जो राजकीय चिन्ह था वो था मछली, ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। आगे हमने देखा था कि अब हमने प्रत्येक राज्य के बारे में दोस्तों अलग अलग डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम चेर राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये एक चेर का मतलब ही होता है आपका पर्वत। क्या होता है? पर्वत, यानी आपका जो यहाँ पर महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था आपका, ठीक है, वहाँ पर आपका जो है जो पर्वत क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर एक देश था, ठीक है, यानी एक राज्य था जिसे आपका जो है चेर राज्य कहा जाता था, ठीक है, यानी पर्वतीय देश कहा जाता था। और एक केरल का प्राचीन नाम भी हमें यहाँ पर दोस्तों क्या देखने को मिलता है, चेर में देखने को मिलता है। तो आपका केरल का प्राचीन नाम पूछा जाए तो आपको चेर याद रखना है। वंजी अथवा करूर आपकी इनकी राजधानी थी, जिनका चेर की, ठीक है, चेरों की राजधानी कहाँ थी? वंजी और करूर में। और धनुष इसका प्रतीक चिन्ह था। क्या था? धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। तो आपको ध्यान रखना है चेर राज्य के जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? आपका धनुष। इसके सबसे इसमें कवि होते थे दोस्तों, कौन? सेनगुट्टवन, ठीक है, कौन हुए? यहाँ पर जो इतिहासकार थे, यानी आपके जो कवि थे, चेर कवि, उन्होंने क्या है सेनगुट्टवन को, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे इन्होंने महान चेर राजा कहा। यानी सबसे चेर राज्य का सबसे महानतम राजा अगर कहा जाए तो वो किसको कहा जाता है? सेनगुट्टवन को। किसको? सेनगुट्टवन को कहा जाता है। और इसी को आपका जो है लाल चेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल चेर कहा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। लाल चेर किसको कहा जाता है? सेनगुट्टवन को कहा जाता है। और इन्हीं ने आपका जो है सेनगुट्टवन ने ही आपकी क्या है कणगी पूजा की शुरुआत की थी। किसकी? कणगी। कणगी किसको कहा जाता है? पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची होता है कणगी। दोस्तों आप पूछा जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कणगी किसका पर्यायवाची है? तो पत्नी का पर्यायवाची होता है कणगी। तो इसे क्या कहता है? चेर जो आपका सेनगुट्टवन था, इसे लाल चेर भी कहा जाता है, और इसने ही कणगी पूजा की शुरुआत भी की थी। चेर वंश का एक प्रसिद्ध शासक होता है कौन? आदिगैमान। कौन होता है? आदिगैमान। आदिगैमान ने क्या किया था? गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? आदिगैमान ने की थी। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। फिर हमने चोल वंश को देखा था। चोल वंश के प्रसिद्ध शासक आपका जो है कौन होता है? यहाँ पर जो है 9वीं शताब्दी के आसपास इनका उदय होता है। किसका? पांड्य राजवंशों का, ठीक है। और चोल राजवंश थे। चोल वंश के बाद फिर यहाँ पे पांड्य वंश आता है, और पांड्य वंश के बाद पुनः 9वीं शताब्दी के आसपास में फिर से चोल वंश का यहाँ पर उदय होता है। वो हम दूसरे इसमें पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम यहाँ पर पढ़े 8वीं शताब्दी तक जो आपके पांड्य राजवंश चलता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा फिर चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ पर मिलती है? पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में मिलती है। किसमें? अष्टाध्यायी में आपके चोल वंश के बारे में हमें दोस्तों देखने को मिलता है। मंतूर, उरैयर और तंजावुर, ठीक है, मंतूर, उरैयर और तंजावुर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था, और इनका प्रतीक चिन्ह था आपका बाघ। क्या था? बाघ। तो यानी आपका जो ध्यान रखना आपको दोस्तों, चोल राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? बाघ था। चोल वंश के दो शासक यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है करिकाल और एक होता है एलारा। करिकाल ने आपका जो है पुहार बंदरगाह या कावेरी पटना बंदरगाह का यहाँ पर निर्माण करवाया था। किसने? कारिकाल ने। और कारिकाल कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का इन्होंने बांध बनाया था, जिसे आपका जो है पुहार बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुहार बंदरगाह कहा जाता है। और इसी चोल राजवंश का जो है सबसे महानतम शासक भी आपका किसको माना जाता है? कारिकाल का। वहीं एक दूसरा राजा भी होता है आपका, दूसरा शासक एलारा। कौन होता है? एलारा। और एलारा ने क्या किया था? श्रीलंका को जीतकर इसने 50 वर्षों तक यहाँ पर क्या कहता है? शासन किया था। श्रीलंका को जीतकर इसने कितने वर्षों शासन किया? यहाँ पर 50 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था। किसने? एलारा ने। तो ये एलारा भी यहाँ पर क्या एक महत्वपूर्ण शासक होता है। और करिकाल भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसने पुहार बंदरगाह का निर्माण करवाया था, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों पांड्य साम्राज्य हमने देखा था। पांड्य साम्राज्य का जो है इसका जो साक्ष्य मिलता है, प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, मेगास्थनीज जो पुस्तक इंडिका है, किसकी पुस्तक है इंडिका, मेगास्थनीज की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन करवाया था और पांड्य वंश जो था आपका मातृसत्तात्मक था। क्या था, मातृसत्तात्मक था। इसकी राजधानी मदुराई में थी और इसका राज्य का चिन्ह आपका जो था मछली था। इसका प्रतिष्ठित शासक होता है एक नोडियन। कौन होता है, नोडियन। और इसने ही आपकी जो है समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। तो पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की थी, सेन गुटवन ने। किसने, सेन गुटवन ने की थी, जिसे लाल चेर भी कहा जाता है। और यहाँ पर समुद्र पूजा की शुरुआत किसने की थी, नोडियन ने। किसने, नोडियन ने करी थी। यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और 5वीं शताब्दी के आसपास पांड्य शक्तियों की क्षीण हो गई थी। ठीक है, तो 5वीं सदी के आसपास क्या है, पांड्य शक्ति भी आपकी क्षीण हो गई थी। और हमने देखा कि 9वीं शताब्दी के आसपास क्या है, आपका चोल का पुनः यहाँ पर उदय हो जाता है। संगम काल में दोस्तों 2 प्रमुख साहित्य हमने यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, आपके कौन सा, तोलकाप्पियम और शिल्पाधिकारम। ठीक है, तो तोलकाप्पियम कौन सा थे, इसने किसने लिखी थी, तोलकाप्पियर ने लिखी थी। और शिल्पाधिकारम जिसमें किसने लिखी थी, इलांगो आदिगल ने लिखी थी। ठीक है, और यहाँ पर तमिल के प्रमुख देवता दोस्तों कौन थे, मुरुगन। और मुरुगन किसको कहा जाता है दोस्तों, आपका कार्तिकेय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कार्तिकेय को कहा जाता है। तो आपसे अगर कार्तिकेय का पर्यायवाची पूछा जाता है तो आपको मुरुगन भी दोस्तों याद रखना है, क्योंकि मुरुगन भी आपका जो है कार्तिकेय को कहा जाता है। ठीक है, जो कि शिव जी का बड़ा पुत्र था कार्तिकेय। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हमने PYQs यहाँ पर परसों आपको बताया था और जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था, तो आज की वीडियो में इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपके पास, लाल चेर से प्रसिद्ध वह चेर शासक जिसने कणगी पत्नी पूजा की शुरुआत की थी या पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था, तो किसने कराया दोस्तों, सेन गुटवन ने। किसने, सेन गुटवन ने करवाया था। अब यहाँ पर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल ने आपका जो है कावेरीपट्टनम बंदरगाह की यहाँ पर, पुहार बंदरगाह की यहाँ पर निर्माण करवाया था। और एलारा ने आपका जो है श्रीलंका में जो है 50 वर्षों तक शासन किया था। तो कौन सा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेन गुटवन। सेन गुटवन ने यहाँ पे कणगी पूजा की शुरुआत की थी। तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम नामक गौरव ग्रंथ जो है किससे संबंधित था, तो शिल्पाधिकारम दोस्तों आप किससे थे, बौद्ध धर्म से संबंधित था। और आपका जो यहाँ पर हमने एक और रचना यहाँ पर पढ़ी थी, कौन सा, तोलकाप्पियम। और ये आपके जो है जैन ग्रंथ है दोस्तों। कौन सा, जैन ग्रंथ है। और शिल्पाधिकारम आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, तो किसने, कौन सी रचना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तोलकाप्पियम। कौन सी, तोलकाप्पियम मानी जाती है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तोलकाप्पियम जो है आपके जो है संगम युगीन व्याकरण की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों निम्न राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो किसका उल्लेख नहीं हुआ दोस्तों, तो हमने संगम साहित्य में चेर के बारे में पढ़ा है, चोल के बारे में पढ़ा और पांडे। तो चेर, चोल, पांडे पढ़ा है ना, तो कदम नहीं पढ़ा है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कदम। किस संगम युगीन राज्य में संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि तीनों संगमों का जो संरक्षण दिया था किसने दिया था, आपका पांडे राजवंश ने। किसने, पांडे राजवंश ने दिया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुहार या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की, अभी मैंने आपको बताया था कि पुहार या कावेरीपट्टनम बंदरगाह जो था आपका दोस्तों, किसने इसकी रचना की थी, तो कार्यकाल ने। किसने, कार्यकाल ने की थी। अगला दोस्तों आपका सम्मिलित करना है राजकीय और राज्य चिन्ह के बारे में दोस्तों डिस्कस करना है। तो चेर राज्य में हमने बताया था, चेर राज्य का जो था कौन सा था, धनुष था। ठीक है, चोल राजवंश का किसका क्या था, बाघ। चोर का क्या था, बाघ। ठीक है, और पांडे का क्या था, मछली। तो आपके आमने सामने दिए हुए, तो 1 2 3 आपका वहाँ पर लिखा है कौन सा ऑप्शन में, 1 2 3। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। वैदिक देवता के सदृश्य कौन थे, तो वैदिक देवता के सदृश्य किसे माना जाता है दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि जो आपका सबसे प्रसिद्ध देवता जो आपका यहाँ पर था संगम युगीन में, कौन थे, मुरुगन। और मुरुगन किसका पर्यायवाची है, कार्तिकेय का। तो इसके लिए डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्तिकेय को आपको जो है वैदिक देवता का सदृश्य माना जाता है, किसमें दोस्तों, संगम काल में। तो संगम काल में किसको वैदिक देवता के रूप में माना जाता है, तो कार्तिकेय को माना जाता था, जिसको आपका मुरुगन नाम से जब यहाँ पर पूजा जाता था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर संगम और अध्यक्ष के बारे में दोस्तों डिस्कस किया है। तो हमने आपको बताया कि प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, अगस्त्य से। कौन थे, अगस्त्य थे। द्वितीय संगम के थे आपके अगस्त्य तोलकाप्पियर, हमने पढ़ा था, तोलकाप्पियर आपके जो है द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे। और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे आपके नक्कीरर। कौन थे, नक्कीरर थे। तो आमने सामने ही आंसर दिए हुए, तो 1 2 3 आपके कहाँ पर दिखेंगे, ए में आपका 1 2 3 दिख रहा है। तो ए का आपका आंसर क्या है, ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए का 1 हो गया, बी का 2 और सी का 3 हो गया।
ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों दक्षिण भारत के राजवंश की बात करेंगे, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अब हम आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ रहे थे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ा संगम काल के जो राजवंश हुए उनके बारे में दोस्तों डिस्कस किया। अब दोस्तों हम दक्षिण भारत के जो अलग अन्य जो प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच की बात। ठीक है, तो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी यानी 5वीं शताब्दी की तक हमने बात कर ली थी अभी तक पांड्य राजवंश की। और 5वीं सदी के बाद आपके 1200 ईस्वी तक कौन कौन से राजवंश यहाँ पर हुए। जब हमने पढ़ा कि 5वीं सदी में ही आपके जो है पांड्य राजवंश के क्षीण हो गए थे, तो उसके बाद कौन सा राजवंश यहाँ पर आया वो हम दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम पढ़ेंगे दो चीज़, पल्लव वंश और चालुक्य वंश। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे, पल्लव वंश आया, फिर चालुक्य वंश आया। चालुक्य वंश के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर 3 पार्ट्स में हमारे चालुक्य डिवाइड हो गए। एक होता है वातापी चालुक्य, एक हो गया वेंगी चालुक्य, और एक हो गया कल्याणी चालुक्य। तो 3 राज्यों में दोस्तों ये कन्वर्ट हो गए। उसके बाद दोस्तों आएगा राष्ट्रकूट वंश, और उसके बाद 9वीं शताब्दी में हमने पढ़ा था कि 9वीं शताब्दी में क्या है, चोल वंश का पुनः उदय हो गया था। तो चोल वंश के बारे में हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो यानी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने कुछ पार्ट्स को आपके संगम काल में डिवाइड किया, जो कि आपकी 5वीं सदी तक हमारे पास संगम काल रहा, और उसके बाद का काल जो है हम अलग अलग राजवंश के साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 500 ईस्वी मैंने आपको बताया था कि तीसरी सदी के आसपास में आपका क्या है जो है चोल राजवंश का यहाँ पर पतन हो गया था। किसने, आपके जो है पांड्य राजवंश का उदय हो गया था, और पांड्य राजवंश भी आपका जो है 5वीं सदी के बाद क्षीण हो गए थे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पल्लव वंश आता है, पल्लव वंश के बाद चालुक्य वंश आता है। चालुक्य वंश 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। फिर आपका राष्ट्रकूट वंश, और उसके बाद हम चोल वंश के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो कि कौन कौन से राज्य कहाँ पर थे। सब यहाँ पर कृष्ण नदी के आसपास ही हमें देखने को मिले, कृष्ण नदी के नीचे। ठीक है, एक आपका कल्याणी चालुक्य, यहाँ पर आपका वेगी चालुक्य चल रहा था, यहाँ पर वातापी चालुक्य चला, बीच में आपका राष्ट्रकूट वंश चल रहा है, यहाँ पर आपका पल्लव वंश चल रहा है, और यहाँ पर पुनः जहाँ पर हमने चोल को छोड़ा था वहीं पर से फिर से चोल राजवंश का यहाँ पर उदय हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्लव वंश के। पल्लव वंश की शुरुआत आपकी जो है 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक रहती है, यानी 5वीं सदी से और आपका जो है 8वीं सदी तक आपका जो है पल्लव वंश का यहाँ पर शासन रहता है। पल्लव वंश के संस्थापक होते हैं दोस्तों आपका सिंह विष्णु, जिसकी राजधानी होती है आपकी कांची तमिलनाडु में, और इनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी दोस्तों, संस्कृत थी। क्या है, तो आपसे पूछा जाए कि पल्लव वंश की राजभाषा क्या थी, तो वो कौन सी थी, संस्कृत थी। और इसके संस्थापक थे आपके सिंह विष्णु। कौन थे, सिंह विष्णु थे, और राजधानी थी इनकी यहाँ पर कांची तमिलनाडु में। तो दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम सिंह विष्णु के बारे में अगर बात करें तो सिंह विष्णु जो आपके हैं, सिंह विष्णु ये आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिंह विष्णु के दरबार में आपके जो है एक भारवी नाम का एक लेखक होता, कौन था, भारवी नाम का एक लेखक था, जिसने आपके जो है कीर्तार्जुनीयम की रचना की थी। किसकी, कीर्तार्जुनीयम की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, किसने, जो भारवी, कौन थे, भारवी, कवि भारवी थे, जो कि आपके सिंह विष्णु के दरबार में यहाँ पर रहते थे। तो सिंह विष्णु के दरबार के एक लेखक थे भारवी, और इन्होंने आपके जो है कीर्तार्जुनीयम की रचना की थी। तो आपसे पूछा है कि कीर्तार्जुनीयम जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके शासनकाल में हुई थी, तो सिंह विष्णु के शासनकाल में हुई थी, और उनके ही लेखक भारवी ने इनकी रचना की थी। सिंह विष्णु ने ही आपका जो है शासनकाल में मामलपुर, ठीक है, में वराह मंदिर का निर्माण भी किसने कराया था, सिंह विष्णु ने कराया था। कहाँ पर, मामलपुर नामक एक जगह है, वहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो भी आपका सिंह विष्णु ने करवाया था। और सिंह विष्णु ही आपका जो है इस राजवंश का जो है प्रथम एक महान प्रतापी शासक था, और इसने चेर, चोल और पांड्य वंश के राजाओं के साथ युद्ध में इनको क्या करता है, पराजित कर दिया था। और यहाँ पर पल्लव वंश का यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने उजित कर लिया था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, सिंह विष्णु में ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और इनके एक लेखक थे भारवी, जिन्होंने यहाँ पर कीर्तार्जुनीयम की रचना की, और मामलपुर नामक जगह पर इन्होंने क्या है वराह मंदिर का निर्माण कराया। तो आपका पूछा जाए कि वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सिंह विष्णु ने कराया गया था। ठीक है, और यह एक महान प्रतापी शासक थे, जिसने आपके चेर, चोल और पांड्य राजाओं को क्या कराया था, हराकर पराजित किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला शासक होता है महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि आपका 600 से 630 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करते हैं। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम अगला शासक बनता है। महेंद्र वर्मन एक महान कवि और संगीतज्ञ भी थे। क्या थे, कवि और संगीतज्ञ भी थे, और इन्होंने आपका जो है
मतविलास प्रसन्न, कौन सी? मतविलास प्रसन्न नामक एक हास्य ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये कवि थे और संगीतज्ञ भी थे, तो इन्होंने एक जो है हास्य ग्रंथ लिखा था। कौन सा? मतविलास प्रसन्न। किसने? मतविलास प्रसन्न। आपसे पूछा जाए कि मतविलास प्रसन्न किसकी रचना है, तो दोस्तों किसकी रचना है? आपकी एक महेंद्र वर्मन की रचना है, महेंद्र वर्मन प्रथम की। और यह एक क्या है? हास्य ग्रंथ है। कौन सा है? हास्य ग्रंथ है। पल्लव काल की एक प्रमुख रचना भी इसे माना जाता है, मतविलास को। ठीक है, किसको? मतविलास प्रसन्न को क्या है? पल्लव काल की आपकी जो है प्रमुख रचना माना जाता है, जैसे हमने संगम काल में पढ़ा था। ठीक है, तो तावीरपुरम, ठीक है, किसकी रचना थी? एक महान रचना आपकी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है पल्लव राजवंश की, पल्लव काल की सबसे जो प्रसिद्ध या प्रमुख रचना मानी जाती है, मतविलास प्रसन्न मानी जाती है। शुरुआत में वह जैन धर्म के अनुयायी थे और बाद में यह तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अनुयायी बना जाता है। ठीक है, बाद में क्या हो जाते हैं? शैव धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले कौन से किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे, और बाद में ये क्या हो गए? आपके शैव धर्म के अनुयायी बन गए। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में आपके चालुक्य नरेश कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य नरेश थे। हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें जब हम चालुक्य वंश के बारे में पढ़े थे, तो उनमें पुलकेशिन द्वितीय थे। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। किसके साथ? महेंद्र वर्मन के साथ। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया और यहीं से उन्होंने पल्लवों की और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत की थी। तो पल्लव और जो चालुक्य थे वो भी आपके दोस्तों क्या चल रहे हैं? साथ साथ में चल रहे हैं, है ना। तो पल्लव और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत भी किसने की थी? पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। उसके बाद दोस्तों अगला शासक हमारा होता है, यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि महेंद्र वर्मन प्रथम आपका जो है एक कवि और संगीतज्ञ थे, और इन्होंने मतविलास प्रसन्न नामक एक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। तो यही दो चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है। बाकी इनसे डीप से पूछा जाए तो आपको सभी चीज़ रिवाइज करनी है। अगला है दोस्तों हमारा नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम कौन थे? पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और इसकी राजधानी वातापी जीतकर नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण भी किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर महाबलीपुरम का रथ मंदिर आपका इस प्रकार से है। ठीक है, तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि नरसिंह वर्मन प्रथम जो है आपका पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, और इसने ये आपका जो है पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध करके इसको पराजित किया था, और यहाँ पर वातापी कुंड की उपाधि धारण करके इन्होंने सबसे पहले की थी। दोस्तों क्या ध्यान रखना आपको नरसिंह वर्मन प्रथम में कि महाबलीपुरम की रथ मंदिर जो है वो उसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। और वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण की थी? ये भी आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही धारण की थी। तो आपको ध्यान रखना है, रथ मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। अगला शासक हो दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद आता है, और इसका शासनकाल सबसे शांति का शासनकाल माना जाता है। तो सबसे शांति का शासनकाल किसके शासनकाल को माना जाता है पल्लव वंश में? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल को आपका जो है शांति का शासनकाल माना जाता है। इसके शासनकाल के स्थापत्य का काल का भरपूर विकास देखने को मिलता है, इसलिए इसे स्थापित कला का जो है जो काल है वो भी आपका किसको कहा जाता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। और इसने दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर यानी राज सिद्धेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण किया था। तो किसने करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक कौन? आपका दंडिन रहा करते थे। कौन रहा करते? दंडिन रहा करते थे। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन दरबार में आपके कौन एक लेखक थे? दंडिन थे। कौन थे? दंडिन। और इन्होंने देश कुमार चरित नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना इन्होंने की थी। किसकी? देश कुमार रचित। तो देश कुमार रचित जो ग्रंथ है वो किसने लिखी है दोस्तों? दंडी ने लिखा है। और किसके शासनकाल में लिखा गया? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया था। अगला शासक दोस्तों हमारा होता है, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने आपके मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण भी किया था। किसका? मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण भी किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। इस वंश का पल्लव वंश का अंतिम शासक हमारा प्रमुख शासक कौन होता है? अपारजित वर्मन। कौन होता है? अपारजित वर्मन होता है, जो कि 879 से 897 ईस्वी तक यहाँ पर शासक रहा। ठीक है, कौन? अपराजित वर्मन। कौन था? अपराजित वर्मन। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर दिया था और अपने राज्य में मिला दिया था। तो इसके बाद मैंने आपको बताया ना कि आपकी 9वीं शताब्दी के आसपास हमें कौन दिखता है? यहाँ पर पल्लव वंश दिखता है। उसके बाद 9वीं शताब्दी के बाद पुनः जो है आपके चोल वंश यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो चोल वंश ने इनको पल्लव साम्राज्य को यहाँ पर विजित करके, ठीक है, चोल ने विजित करके अपने चोल राजवंश को दोबारा से यहाँ पर क्या किया था, उद्धित किया था। ठीक है। तो यहाँ पर चोल राजवंश फिर से आ जाता है। इसी के साथ में हमने चालुक्य वंश को हमने 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया था। सबसे पहले हम वातापी या बादामी चालुक्य के बात करते हैं। तो इस वंश के संस्थापक हुए आपके जयसिंह थे और जिसकी राजधानी वातापी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक आपका पुलकेशिन द्वितीय होते हैं। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ, जिसने पश्चिमी गंगवंश, कदम वंश, पुष्यभूति वंश, ठीक है, के शासक हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने आपके जो है परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ के शासक नियुक्त किया था और इसी के साथ वेंगी के चालुक्यों की नींव भी रखी गई। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि वातापी और चालुक्य कैसे हुआ कि उन्होंने जो है पल्लव वंश को यहाँ पर पराजित कर दिया था और वहाँ पर क्या है वातापी चालुक्य यहाँ पर शुरू किया था, वातापी को विजित कर दिया था इन्होंने। ठीक है। अभी हम उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने अपना जो है वेंगी आंध्र प्रदेश को भी यहाँ पर जीता था। उसके बाद अपने भाई यहाँ पर विष्णुवर्धन को यहाँ पर शासक नियुक्त किया और यहाँ पर वेंगी के चालुक्य की भी नींव रखी। ठीक है। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में ही पल्लव वंश के पर आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को यहाँ पर इन्होंने पराजित कर दिया था। इसके बदले इसने अपने पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका शासनकाल लिया। ठीक है। इसका बदला किसने लिया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी किसका पुत्र था? महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। इसने अपना बदला लिया और पल्लव वंश के महान प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका में राजा के साथ मिलकर पराजित कर उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया। विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। हमने यहाँ पर दोस्तों पढ़ा था। ठीक है। वातापी कोंड की क्या करते हैं इन्होंने उपाधि धारण कर ली थी। उसके बाद दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय आपका होते हैं। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? ऐहोल अभिलेख मिलती है। किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख में मिलती है। तो ये आपका ऐहोल अभिलेख है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये संस्कृत भाषा में लिखा, कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है, जिसकी रचना किसने की है? रवि कीर्ति ने की। इसने रवि कीर्ति ने आपके जो है ऐहोल अभिलेख लिखा है। तो ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में किसने लिखा है? तो रवि कीर्ति ने लिखा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि कौन थे? रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति आपके जो है पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे और इन्होंने आपका जो है ऐहोल अभिलेख को लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। और ये किसके बारे में जानकारी देता है? हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सभी तरीके से याद रखना है। इस वंश का अंतिम शासक हुआ कीर्तिवर्मन द्वितीय। किसका? चालुक्य वंश का अंतिम शासक होते हैं आपका कीर्तिवर्मन द्वितीय, और जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया था। किसने किया था? दंती दुर्ग ने पराजित किया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो इसके बाद दंती दुर्ग को पराजित करने के बाद ये आपका जो है राष्ट्रकूट वंश की इन्होंने यहाँ पर स्थापना कर ली थी। उसके बाद दोस्तों अब हमने वेंगी के चाणक्य पढ़ लिया था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कल्याणी का चालुक्य। ठीक है। तो कल्याणी के चालुक्य क्या रहे? जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया, कल्याणी ने चालुक्य कहलाए। ठीक है। तो जिन्होंने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया था उन्हें क्या कहा गया? कल्याणी का चालुक्य कहा गया। इस वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। और इन सभी में सबसे महान प्रतापी शासक कौन हुआ? आपका विक्रमादित्य सिक्स्थ हुए। ठीक है। तो विक्रमादित्य सिक्स्थ जो है आपके सबसे महान प्रतापी शासक हुए कल्याणी के चालुक्य के। ठीक है। इसने कई विद्वानों कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हण रहा। ठीक है। विज्ञानेश्वर और विल्हण जो है इसके शासनकाल के प्रसिद्ध कवि रहे। किसके? आपके जो विक्रमादित्य सिक्स्थ है। ठीक है। तो विक्रमादित्य षष्ठ बोलो या विक्रमादित्य सिक्स्थ बोलो। ठीक है। इसके जो शासनकाल के प्रसिद्ध कवि थे वो कहते हैं विज्ञानेश्वर और विल्हण। कौन थे? विज्ञानेश्वर और विल्हण। विल्हण ने आपकी एक रचना लिखी है विक्रमांक चरित्र। कौन से? विक्रमांक चरित्र आपके किसने लिखी है? विल्हण ने लिखी है। और विज्ञानेश्वर ने आपकी एक रचना लिखी मिताक्षरा। कौन सी? मिताक्षरा। दोस्तों आपको दोनों ध्यान रखना है। विक्रमांक चरित्र किसकी रचना है? विल्हण की रचना है। और मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की रचना है। किसकी? विज्ञानेश्वर की रचना है। इस वंश का अंतिम शासक हुए आपके दोस्तों सोमेश्वर चतुर्थ। ठीक है। कौन हुए? सोमेश्वर चतुर्थ जो है इस वंश के अंतिम शासक हुए सोमेश्वर चतुर्थ। किसके? कल्याणी के चालुक्य के अंतिम शासक कौन हुआ दोस्तों? सोमेश्वर चतुर्थ। और कल्याणी के चालुक्य का सबसे महान प्रतापी शासक हुआ विक्रमादित्य सिक्स्थ। कौन हुआ? विक्रमादित्य सिक्स्थ। और इस वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय ने की थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था।
फिर वेंगी के चालुक्य के बारे में करेंगे तो पूर्वी चालुक्य थे, ठीक है। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था। हमने अभी पिछले पॉइंट में डिस्कस किया। इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था, इसलिए ये वेंगी के चालुक्य कहलाए। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा ये जैन मंदिर का निर्माण कराया था। तो विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आयना महादेवी ने। किसने? आयना महादेवी ने किया था, जो कि विष्णुवर्धन की पत्नी थी। किसकी? विष्णुवर्धन की पत्नी थी। और विष्णुवर्धन आपके वेंगी के चालुक्य थे। कौन थे? वेंगी के चालुक्य राजवंश के महान शासक थे। इस वंश का सबसे महान प्रतापी शासक हुआ विजयादित्य तृतीय। कौन हुआ? विजयादित्य तृतीय हुआ। और इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था। तो दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक किसने अपने आप को घोषित किया था? तो विजयादित्य तृतीय ने। किसने? विजयादित्य तृतीय ने यहाँ पर किया था। यह चालुक्य के सबसे कमजोर शाखा थी और इस शाखा में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि वेंगी के चालुक्य का निर्माण स्थापना किसने की थी? तो विष्णुवर्धन ने की थी, ठीक है। वेंगी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी। और इनकी एक पत्नी थी आयना महादेवी, जिन्होंने आपके विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये तो दोस्तों हमारा थ्योरी सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज की PYQs मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। इनको आप डिस्कस कीजिए, इनको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद दोस्तों मैं कल आपके इनके आंसर्स आपको डिस्कस करूँगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन को होल्ड करके इनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको इनके आंसर्स जो है अगले सॉल्यूशन में बता दूँगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं और PYQs में यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।